हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, आप लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत अच्छी तरह एकदम मन लगा के लगन से कर रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट, आप लोग का नीट का एग्ज़ाम अब जस्ट होने वाला है। अब आगे के कुछ मंथ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और टाइम बहुत कम है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस समय आपको ज़रूरी है कि आप जितना सिलेबस अभी तक पढ़ चुके हो उस सिलेबस में क्या इम्पॉर्टेंट है, एक आप अपना शार्ट नोट ज़रूर बनाए होंगे और वो ज़रूरी भी होता है। देखिए स्टूडेंट, डेली का जो लेक्चर होता है, जैसे हमने पढ़ा है आपको, आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एनसीईआरटी यूनिट 5 का चैप्टर फर्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो स्टूडेंट ये लॉन्ग चैप्टर है और उसमें काफ़ी प्रोसेस दिए हुए हैं, काफ़ी जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, सब के बारे में हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट जो इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ बातें, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ कॉल्ड इलियम। तो इलियम की जो स्पेलिंग होती है वो ILEUM, इलियम। इलियम इज़ द पार्ट ऑफ, लास्ट पार्ट ऑफ किसका होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्टूडेंट यदि पूछे कि इस आपको ऑप्शन बना के दे कि द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द पार्ट ऑफ, या ये पूछे कि द कंप्लीट डाइजेशन किस में होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आपको इलियम दिखे, ILEUM, इलियम। यदि स्टूडेंट कभी कभी नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, और नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ILEUM है, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है और ये सही भी है। लेकिन यदि जल्दबाजी में आप कहीं लिखा हो ILEUM, स्टूडेंट यदि आप इसको स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट समझ लिए और इसको यदि आप क्लिक करते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये बोन का पार्ट होता है, पेल्विक गर्डल का बोन का पार्ट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सब बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए आप एक शार्ट नोट बना चुके होंगे और उस शार्ट नोट में आपका जो है ये सब बातें आप नोट बना के, इम्पॉर्टेंट नोट बना के ज़रूर लिखें। इसलिए स्टूडेंट हम आप लोगों के लिए नीट क्रैश कोर्स 2022 को लाए हैं, जिसे आप इस लेक्चर को देखें और एक शार्ट नोट बनाएं, जिससे आप जो है हर एक चैप्टर के आप शार्ट नोट मिले और इम्पॉर्टेंट नोट मिले जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इस समय आपको ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व पेपर आप मार्केट से ला सकते हैं, 10 ईयर 29 ईयर। और जो है स्टूडेंट, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर को सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको आइडिया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टूडेंट देखिए, आप जो स्टूडेंट हैं नीट एस्पायरेंट, तो उसमें फर्स्ट ईयर कोई अभी पहले ईयर देने के लिए इंटर के बाद फर्स्ट ईयर जो है एग्ज़ाम दे रहा है, और कोई तो स्टूडेंट जो नीट एस्पायरेंट जो जिनका प्रथम ईयर है, जो इंटर के बाद अब नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट वो जो है पूरा इंटर 11th और 12th के NCERT पढ़ के रखे हुए हैं बायोलॉजी में, तो वो एक बार एग्ज़ाम देंगे और उनको खुद मालूम चलेगा कि नीट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, देखिए कंपटीशन और बोर्ड में डिफरेंस है स्टूडेंट। कंपटीशन कि एग्ज़ाम में एक कोई बात निश्चित नहीं है कि केवल हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, जैसे आपका जो
ट्वेल्थ की एनसीईआरटी है। ट्वेल्थ की एनसीईआरटी यूनिट 6 से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब यूनिट 5 कहाँ है? यूनिट 5 तक 11th की एनसीईआरटी में है। और नीट के एग्ज़ाम में स्टूडेंट 11th और 12th दोनों एनसीईआरटी से कंबाइंड क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके 12th की जो एनसीईआरटी है यूनिट 6 से स्टार्ट हुई है और यूनिट 6 का पूरा चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकेंड है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और थर्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फोर्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो स्टूडेंट ये पूरा रिप्रोडक्शन की यूनिट है। तो आप 12th में जब थे तो एक एक चैप्टर करके पढ़ा करते थे कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म पहला पढ़ें हम, उसके बारे में हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखें, ठीक है, चले जल इंडुंड के बारे में पढ़े। उसके बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन आए, उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। फिर हमने जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में पढ़ा, पार्टुरेशन को पढ़ा, लैक्टेशन को पढ़ा। तो ये सब जो है रिप्रोडक्शन के जो यूनिट है, रिप्रोडक्शन का जो यूनिट है आप लोग का यूनिट 6 है एनसीईआरटी में, 12th के एनसीईआरटी में। तो जो फर्स्ट चैप्टर से लेके फोर्थ चैप्टर तक, फर्स्ट से फोर्थ चैप्टर तक पूरा रिप्रोडक्शन की यूनिट है स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन की यूनिट है। तो आप जो है जब 11th और 12th बोर्ड में पढ़ते हैं इसको, तो जो है एक एक चैप्टर को करके पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, और बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं कि सबसे उनको क्वेश्चन बनाना तय है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि हर एक टॉपिक बोर्ड के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नीट जैसे एग्ज़ाम, इन सब एग्ज़ाम में आपको ध्यान देना है कि इन सब एग्ज़ाम में निश्चित नहीं है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आए। जैसे यूनिट 6 पूरा 1 से लेके 4 तक पूरा रिप्रोडक्शन की टॉपिक है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो स्टूडेंट इसमें से जो नीट के क्वेश्चन आ सकते हैं वो यदि पूछे जा सकते हैं तो हो सकता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले या केवल ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछ ले, पूरे यूनिट 6 में से केवल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछ ले, या कभी कभी जो है केवल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन पूछ लेता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इन्हीं सब बातों पे स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि जो नीट में हम पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, वो बोर्ड में यही डिफरेंस है कि बोर्ड में हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जबकि नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूनिट से क्वेश्चन आते हैं कि यूनिट 6 के 4 टॉपिक, तो 4 में से 4 चैप्टर में से जो उसको अच्छा लगेगा एनटीए को, एनटीए जिससे क्वेश्चन पूछना चाहेगी, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बस उसी से क्वेश्चन उठा के पूछ लेगी। तो स्टूडेंट नीट के लिए आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है और जो है काफ़ी हमेशा मोटिवेट रहना। देखिए स्टूडेंट, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े आप एग्ज़ाम बीट नहीं कर सकते, आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन टाइम एक अच्छे दिशा में दीजिए, आप एक अच्छे डायरेक्शन में दीजिए। पढ़ते तो सब हैं, लेकिन स्टूडेंट पढ़ाई किस प्रकार की जाती है, पढ़ाई का दिशा क्या है, क्या पढ़ रहे हैं आप, इस पे डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन, क्या आप पढ़ क्या रहे हैं। मान लीजिए आप चीज़ों को, जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, हम कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के टोटल कितने चैप्टर हैं, यूनिट 5 का है। तो पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दूसरा है आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तीसरा चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसके बाद रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट ये सब जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में से आपको
बोर्ड में आप देखते हैं कि एक एक चैप्टर के सारे सब टॉपिक को पढ़ते हैं, सारे सब चैप्टर को हम पढ़ते हैं कि डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है। लेकिन स्टूडेंट कंपैरेटिव एग्ज़ाम में आपको इनके जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखना है और उस इम्पॉर्टेंट सिलेबस को आपको बनाना है। वो एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस तैयार करना है जिससे कि नीट के कंपैरेटिव एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज से हम जो है नीट क्रैश कोर्स 2022 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम आप लोगों को जो है हर एक चैप्टर को पूरे रिवीजन के साथ लगभग 2 लेक्चर या मैक्सिमम 3 लेक्चर में एक चैप्टर आपका समाप्त करेंगे। 2-3 घंटे में पूरा आपका जो है एक चैप्टर ख़त्म करेंगे और स्टूडेंट आप इसके सहायता से आप कम दिनों में जितने भी आपकी यूनिट 5th तक 11th में है, उसके बाद यूनिट 6 से 12th में है, तो बारी बारी करके हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, पहले 11th का पोर्शन देख लेते हैं, या तो एक तरफ जो है कुछ जूलॉजी के पोर्शन, कुछ जैसे कि हम यदि ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरे लेक्चर में प्लांट फिजियोलॉजी चलेंगे, जिससे आपका कंबाइंड समाप्त होता चले। ठीक है स्टूडेंट, और दोनों आपस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, तो नीट के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है और समय सही दिशा में दीजिए, समय सही दिशा में दीजिए कि आप किस प्रकार प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन में आपको किस प्रकार पढ़ें। ठीक है, अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसको जो है फॉलो करिए। रही बात स्टूडेंट सोने की, तो देखिए वो आप अपने इच्छा अनुसार आप उसको, ये छोटी कक्षाओं की बात है कि दिन में जल्दी सोएं जल्दी उठें, जल्दी सोएं जल्दी उठें, और जो है रात में ज़्यादा सोना चाहिए, फिर जल्दी से दिन में उठ जाना चाहिए। स्टूडेंट ये छोटी कक्षाओं की बात है। आप एक कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में आप जो है यदि आपको अच्छा लगता है नाइट में पढ़ना तो आप बिल्कुल नाइट में पढ़िए। आप अपने 6 घंटे की नींद पूरा करिए, चाहे वो नाइट हो और चाहे डे हो, कभी भी, लेकिन आप अपने सिलेबस को पीछे मत छोड़िए। ठीक, डेली आपका एक रूल होना चाहिए कि आज यदि आप बैठें तो आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। और रिवीजन के लिए फास्ट रिवीजन करने के लिए आपको सारे टॉपिक के इम्पॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता है, इतना आप जान लीजिए। एनसीईआरटी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में एनसीईआरटी स्टूडेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता। जो तुम पढ़ते हो उससे एक कदम आगे जाकर पढ़ना और सोचना कि एनसीईआरटी से कोई आगे आता है। यदि स्टूडेंट एनटीए के डाटा में कभी कभी क्या होता है कि 60 से 70% क्वेश्चन केवल एनसीईआरटी से आते हैं, 20% 30% क्वेश्चन बाहरी आते हैं, ये बात सही है। ठीक है, 20-30% क्वेश्चन बाहरी आते हैं, लेकिन स्टूडेंट यदि आपका 60% लेके 70% तक यदि एनसीईआरटी आपका तैयार है, तब आप जो है वो 20 से 30% क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो, बस उसी के बेस पर कर सकते हो। आप एक्शन तो लो और खुल के लो, ओनली सिलेबस पर, बाहरी और कहीं पे नहीं। एक्शन आप लो, खुल के लो, केवल सिलेबस पे लो। स्टूडेंट आप एक्शन लेंगे तो ज़रूर रिजल्ट आपका अच्छा है। आप ये सोचें कि हमें पढ़ना है, यदि मान लिए आप तो हार है स्टूडेंट, और ठान लिए तो जीत है।
तो आज से आप ठान लीजिए कि नीट का बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो बाकी बचे दिनों में जितने आप दिन को अपने काउंट कर लीजिए, डे को काउंट कर लीजिए कि इतने दिन में हमारा नीट का एग्ज़ाम है, और इसके बीच तक हम पूरा नीट का सिलेबस रिवीजन कराएंगे स्टूडेंट। दावे के साथ कहते हैं, आपको पूरे बिलीव के साथ कहते हैं कि मैक्सिमम 2 दिन में या 3 दिन में आपका एक चैप्टर, 2 घंटे 3 घंटे में आपका एक चैप्टर पूरा क्विकली रिवीजन, और साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ हम पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पहले आप हमें देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बायोलॉजी स्टार्ट कहाँ से की जाती है, 11th 12th में आप पढ़े होंगे। आपके टीचर जो है बायोलॉजी 11th की सही पूछा जाए स्टूडेंट तो बायोलॉजी सेल से स्टार्ट करनी चाहिए, सेल से बायोलॉजी स्टार्ट करनी चाहिए, सेल बायोलॉजी से, और जो कि आपका यूनिट 3rd में है। 11th के यूनिट 3rd का पहला टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरा है बायोमॉलिक्यूल्स, और तीसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बायोलॉजी सेल से स्टार्ट करनी चाहिए 11th में, क्योंकि यदि आप कोशिका नहीं जान रहे, सेल नहीं जान रहे, सेल का डिवीज़न नहीं जान रहे कि सेल में कैसे डिवीज़न होता है, तो हमारी पूरी शरीर सेल की ही तो बनी है। पहले आप अपने बारे में जानो स्टूडेंट। और बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है जिसमें खुद के बारे में पता चलता है कि हम कैसे भोजन को इंटेक करते हैं, भोजन इंटेक मतलब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन कैसे होता है, फिर हम एयर को कैसे पास आउट करते हैं, एयर को कैसे इंटेक करते हैं, कितनी एयर हम लेते हैं, कितनी एयर हम निकालते हैं। तो अपने बारे में खुद को जानना एक बायोलॉजी है, और बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट, आप पहले वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए जहाँ से आपका इंटरेस्ट जगे, जहाँ से आप बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। और स्टूडेंट, हम एक एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे क्वेश्चन के साथ, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपके नीट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और आपको हम जो है डेली प्रैक्टिस पेपर भी कराएंगे, आपको होमवर्क भी देंगे, आपको क्वेश्चन देंगे कि आप इतने क्वेश्चन हैं, आप अपने से जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर के लास्ट में जो है हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, वहाँ यहाँ पे क्वेश्चन नोट करेंगे, और आप भी उसे नोट करना, उसके ऑप्शन भी हम बताएंगे, और आप उसे सोच के उसका आंसर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपको अपने ऊपर खुद लगेगा कि अब हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ सीख लिया है। स्टूडेंट देखिए, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आपको सब कुछ मालूम है कि यह व्यक्ति पैदा कब हुआ, यह व्यक्ति पढ़ा कितना तक है, इस व्यक्ति के फादर क्या करते हैं, इस व्यक्ति के कितने मतलब वो कितने भाई बहनों में से उसके कितने ब्रदर हैं, कितने सिस्टर हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट इसका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है। तो कोई आपसे किसी प्रकार का क्वेश्चन उसके बारे में पूछे कि एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसके जो क्लास नीट की प्रिपरेशन करता है, बट जो है चैप्टर को एक एक करके पढ़ता है, उसने इतने क्वेश्चन को तैयार कर रखा है, वो जो है इस प्लेस का रहने वाला है, इतनी दूर से पढ़ने आता, तो आप उसके बारे में जब आपको सारी डिटेल पता है तो आप बता सकते हो ये पर्सन कोई और नहीं है, पर्सन ए है, कोई भी मनीष हैं, दिनेश हैं, सुरेश हैं, कोई भी ऐसा पर्सन है। तो आप यहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए आपसे कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसके बारे में बता सकते हो। इसी प्रकार स्टूडेंट, नीट के एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पहले आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन कहता क्या है। सबसे बड़ी बात ये होती है स्टूडेंट कि जो नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब आप क्वेश्चन को समझ जाएं तब तो आप पूरी बात कह देंगे। और ये जो टाइम है स्टूडेंट, आप अपने आप को 100% दो इस टाइम में। इस पूरे टाइम में आपके अकेले रहो, लेकिन कहा जाता है ना, जब इंसान मेहनत करता है तब वो अकेले रहता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है
तब वो अकेले रिजल्ट नहीं देखता, तब उसका रिजल्ट उसका पूरा गांव देखेगा, कस्बा देखेगा, मोहल्ला देखेगा, सिटी देखेगा। सफलता में सब साथ में होते हैं, लेकिन जब मेहनत की जाती है तो मेहनत अकेले की जाती है। तो स्टूडेंट पूरा अपना 100% आप दीजिए अपने पढ़ाई में, अपने प्रिपरेशन में। और केवल बायोलॉजी ही आपको नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है। सबको आप इस समय स्टूडेंट सब छोड़ दीजिए। आपका कुछ दिनों में एग्ज़ाम है नीट का, और स्टूडेंट नीट यदि आप क्वालिफाइड करते हैं, जिस दिन आप एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में आप दाखिला लेंगे, उस दिन आप अपने रात भर आप सो नहीं पाएंगे। आप खुद चाह के भी रात भर नहीं सो पाएंगे। आपके मन में इतनी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि डॉक्टर होते हैं स्टूडेंट। उनका जो प्रोफेशन है, उनके सिवा किसी और का प्रोफेशन नहीं होता। उनकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, वो किसी और की रिस्पेक्ट नहीं होती। अर्थ का गॉड बोले जाते हैं डॉक्टर। तो स्टूडेंट, इसके बनने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत तो सभी करते हैं स्टूडेंट, लेकिन कहा गया है डिफरेंट बनने के लिए डिफरेंट वर्क करना पड़ता है। सबसे अलग बनने के लिए आपको सबसे अलग काम करना पड़ेगा। और एक लाइन और बोलूँगा स्टूडेंट, कि रब हमें लकीरें देता है, लेकिन रंग हमें भरना पड़ता है। तो रब हमें लकीरें देता है, तो लकीरें का मतलब ये नहीं, लकीरों का मतलब कि भगवान ने आपको, गॉड ने आपको ब्रेन दिया है, गॉड ने आपको इतनी फैसिलिटी दी है कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो स्टूडेंट, सफलता भी आप ही को लाना चाहिए, सक्सेस आप ही को होना चाहिए। इसके लिए आप जो है अपने सिलेबस को एक माध्यम बनाएं, और इस प्रकार पढ़ाई करें, उस दिशा में पढ़ाई करें, और वो चीज़ें पढ़ें जो आपको एग्ज़ाम में काम दे सके, काम दे। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए जिसे आप पढ़ें। स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप पूरे ईयर में लगभग 4000 5000 क्वेश्चन किए, 6000 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आप वही 200 क्वेश्चन नहीं कर पाए, वही 180 क्वेश्चन नहीं कर पाए, उस लेवल का नहीं कर पाए, उसके जैसा नहीं कर पाए जो आपके एग्जाम में पूछा गया हो। ठीक है स्टूडेंट, और बाकी आप लोग समझदार हो ही, आप जानते ही हो, आपने देखा भी है, और हम ये भी मानते हैं आप लोग काफ़ी सुपर इंटेलिजेंट भी हो, और हमें ये बिलीव भी है कि आप जो है ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ठीक है स्टूडेंट, और आप लोग को हम चैप्टर तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो है, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में से 12 क्वेश्चन या लगभग 13 क्वेश्चन तक नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी देखेंगे, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्टूडेंट जो आपका पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आप जानते हैं स्टूडेंट कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। और जो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन है, हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे और सारे पॉइंट को कवर करेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ऐसे इन चैप्टरों से न छूट पाए। इसलिए क्रैश कोर्स में स्टूडेंट हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये उम्मीद रखते हैं, हम ये जानते हैं कि आप लोग इसके पहले डिटेल में पढ़े हो। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में हम देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के 4 प्रोसेस होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। पहला क्या होगा? इंजेशन होगा।
पहला इंजेशन होगा, दूसरा डाइजेशन होगा और तीसरा एब्जॉर्प्शन होगा और चौथा जो होगा स्टूडेंट इजेशन होगा। ये मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के अंदर आते हैं। इंजेशन का मतलब जब हम फूड को इंटेक करते हैं, फूड को इंटेक करना इंजेशन कहलाता है। तो फूड को इंटेक करते हैं, फूड को कहाँ इंटेक करते हैं? फूड को इंटेक करते हैं हम ओरल कैविटी में, माउथ चैम्बर में, माउथ कैविटी में। कैविटी मीन्स एक ओपन पार्ट होता है जहाँ पे स्टूडेंट जैसे एक लार्ज गड्ढा टाइप को हम कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो कैविटी, माउथ कैविटी में हम भोजन को लेते हैं। तो इंटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन, इंटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। तो स्टूडेंट इंजेशन जो फूड में, फूड जब मुंह में लार के साथ मिल के, सलेवरी ग्लैंड जो सिक्रीट करता है सब्सटेंसेस लार के साथ, तो उसे बाउल्स कहते हैं। अर्थात माउथ कैविटी में फूड को बाउल्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बाउल्स नाम देते हैं। और जब वह फूड स्टमक में आके गिरता है, फॉल होता है स्टमक में आके गिरता है और स्टमक में स्टमक में उसी फूड को काइम नाम कहते हैं। मुंह में उसे हम बाउल्स और स्टमक में हम उसे काइम कहते हैं। उसके बाद जब वो इंटेस्टाइनल जूस के साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ जब मिलता है तब उसे हम काइम, स्टमक में हम इसे काइम कहते हैं और मुंह में, माउथ कैविटी में हम इसको बाउल्स के नाम से जानते हैं। और जब वह इंटेस्टाइनल जूस उसमें मिक्स हो जाता है तब हम उसे काइल के नाम से जानते हैं। तो काइल, काइम कई बार नीट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि काइम क्या है, काइल क्या है। तो काइम वही फूड जब पूरे सलेवरी ग्लैंड से सीक्रेट सब्सटेंसेस स्लाइवा के साथ पूरा मिक्स हो जाता है, मिक्स्ड इन स्लाइवा इज कॉल्ड बाउल्स। और जब वह गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है तो उसे हम काइम कहते हैं इन स्टमक। और जब वो इंटेस्टाइनल के साथ मिक्स होता है तब उसे हम काइल कहते हैं इन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद डाइजेशन क्या है? डाइजेशन जैसे ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। और ब्रेकडाउन ऑफ फूड का ब्रेकडाउन कौन करता है? लीवर। और लीवर आप जानते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लीवर। वह एक लीवर का वेट जो होता है प्रत्येक व्यक्ति में 1.5 kg, लगभग 1.5 kg के बराबर होता है एक लीवर का वेट। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड डाइजेशन कहते हैं। और स्टूडेंट जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो फूड के डाइजेशन के बाद जो एनर्जी बनेगी उसका शरीर में एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। ये हो गया एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो अनडाइजेस्ट फूड है वो फेसेस के द्वारा जो है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस के, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के द्वारा बाहर हो जाएगा और उसे कहेंगे इजेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में हम देखते हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। इसी प्रकार स्टूडेंट जैसे हमने बाउल्स को देखा, काइम को देखा, काइल को देखा, और कई बात है स्टूडेंट जिससे हम पहले बताएं आपको, जो नीट के एग्ज़ाम में थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन पूछते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है उसका नाम है इलियम। लेकिन स्टूडेंट उसके स्पेलिंग में, वर्ड मीनिंग में ILEUM होता है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। जबकि IUM ये जो है स्टूडेंट, ये बोन का पार्ट होता है। ये बोन का पार्ट है, ये इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये इंटेस्टाइन का पार्ट है और ये बोन का पार्ट है। ILEUM जो है वो बोन का पार्ट होता है।
ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा चैप्टर है, हम और भी इसको इंपॉर्टेंट देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे डिसऑर्डर हुआ डाइजेशन का, डायरिया, और काफ़ी जो है जो इसमें डिसऑर्डर है वो भी कई बार पूछा जाता है नीट के एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट उसको भी हम क्लियर करेंगे। आपका हम कंटिन्यू लेक्चर अब इसके बाद चलेगा क्रैश कोर्स का, जिसमें हम एक एक चैप्टर को लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे में हम उसे समाप्त करेंगे, 2 घंटे 30 मिनट में। और उसके बाद जैसे दूसरा चैप्टर है आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टूडेंट, इसमें भी हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जो कई बार नीट में पूछे गए हैं, जैसे एग्जाम नीट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जैसे कि स्टूडेंट टाइडल वैल्यू क्या है, व्हाट इज द टाइडल वैल्यू, टीडी टीवी टाइडल वैल्यू। तो टाइडल वैल्यू स्टूडेंट, हम जो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, हम एक जो साधारण ब्रीथिंग करते हैं उसमें कितना एयर अंदर लेते हैं या कितना एयर बाहर निकालते हैं, वही क्या होता है, टाइडल वैल्यू होता है। और इसका वैल्यू आप लोग जानते ही होंगे 500 ml, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार नीट में पूछा गया है। उसके बाद स्टूडेंट इसमें कुछ और वैल्यू हैं, जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू क्या है, जिसे IRV कहते हैं। तो स्टूडेंट इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू मतलब कि हम एक बार में कितने एयर को अंदर ले सकते हैं फोर्सिबली जो NCERT में डाटा दिया है, और NCERT में जो बातें कही गई हैं, बिल्कुल हम NCERT का क्विक रिवीजन करेंगे। मैंने बताया ना कि जिसमें से स्टूडेंट 70% से 80% तक टोटल NCERT से ही आने हैं, जो 10-20% बाहर से आते हैं। यदि आपको NCERT प्रिपेयर है तो उसी के बेस पे आप 10-20% क्वेश्चन बाहर से जो आते हैं उसको आप कर सकते हैं, और नहीं भी करते हैं फिर भी आपका मार्क्स कम नहीं होगा। ठीक है, आपको नीट 220 2022 में स्टूडेंट 360 में 360 लाना है। इसको आप बनाइए, ठान लीजिए, और ठान लेंगे तो आपकी जीत पक्का है, पहले ठानिए। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू जो होता है IRV आप जानते ही हैं कि हम एक बार में कितने एयर को अंदर ले सकते हैं फोर्सिबली, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू। और इसका मान आप जानते ही हैं 2500 से लगभग 3000 ml, 2500 से 3000 ml NCERT डाटा के अनुसार। उसके बाद स्टूडेंट कई और भी वैल्यू है, जैसे है एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू। एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू है जिसे कहते हैं ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू ERV का मतलब स्टूडेंट हम एक बार में कितने एयर को बाहर निकाल सकते हैं फोर्सिबली, हम एक बार में कितने एयर को बाहर निकाल सकते हैं फोर्सिबली, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू या ERV। हम एक बार में कितने एयर को बाहर निकाल सकते हैं ERV। तो स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू है वो है 1000 से 1100 ml, 1100 ml। तो ये सब जो है नीट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैल्यू। उसके बाद हम फिर देखते हैं कि रेजिडुअल वैल्यू क्या है। रेजिडुअल वैल्यू जिसे कहते हैं RV। रेजिडुअल वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो रेजिडुअल वैल्यू जैसे कि हम एक बार में क्या जो जितना भी हम एयर हमारा
यदि आप कितना भी एयर बाहर निकाल दें, लेकिन फिर भी लंग्स में, भाई ऑक्सीजन को आप लोग जानते हो कि ऑक्सीजन को स्टोर कौन करता है? लंग्स करता है, क्योंकि लंग्स ही है जो ऑक्सीजन को स्टोर कर सकता है। यदि कोई ऑर्गन कोई फंक्शन कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास उसके लिए स्पेशल कुछ चीज़ें हैं। हमारी ये हथेली क्यों नहीं रिस्पायरेशन कर सकती? क्योंकि इसके पास उतनी स्पेस नहीं है स्टूडेंट। ये ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए अर्थात ऑक्सीजन को स्टोर रखने के लिए जो है वो लंग्स के पास है। इसलिए जो रेजिडुअल वैल्यू होता है वो होता है 1200 ml। 1200 ml होता है, क्योंकि स्टूडेंट कितना भी एयर बाहर निकाल दिया जाए, कितना भी एयर आप बाहर अपने से फोर्सिबली निकाल लें, लेकिन फिर भी लंग्स में 1200 ml एयर हमेशा बची रहेगी। दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वैल्यू RV। ठीक है, ये थी वैल्यू स्टूडेंट। उसके बाद इसी में कैपेसिटी भी होती है। कैपेसिटी भी है, जैसे टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी पूरे लंग्स में कितनी कैपेसिटी होती है एयर को एब्जॉर्ब करने के लिए, एयर को स्टोर करने के लिए? तो हम सबको काउंट कर देते हैं, टीवी को, IRB को, ERB को और RB को। तो टोटल लंग कैपेसिटी पता चल जाता है, और लगभग स्टूडेंट 6000 से 8000 ml होता है। ठीक है, उसी प्रकार फिर एक है वाइटल कैपेसिटी, फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होता है। तो हम कैपेसिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन कैपेसिटी जानने के लिए आपको वैल्यू जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यू आपको मालूम है तो कैपेसिटी भी पता चल जाती है। और ये पॉइंट जो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में वैल्यू से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं स्टूडेंट, कई बार नीट में पूछे गए हैं। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, और इन पे हम क्वेश्चन भी कराएंगे आप लोग को। ये भी बताएंगे कि कितने बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आप जो है स्टूडेंट आपको नीट में बायोलॉजी में थोड़ा सा भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ना तो क्वेश्चन करने में, ना तो रिवीजन में, और ना तो आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस हो कि अभी हमारा इतने टॉपिक प्रिपेयर नहीं हुआ। इसलिए क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम जो है आप लोग को बहुत जल्द 2 घंटे 2.5 घंटे में एक चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे, और फास्टेस्ट ले चलेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हम मानते हैं कि आप लोग जो है पहले इसको पढ़ाए हैं। उसके बाद स्टूडेंट फिर हम देखते हैं इसमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को भी देखेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट जो हम स्केलेटन सिस्टम है, पूरा स्केलेटन सिस्टम में हम देखते हैं कि पूरे 206 बोन भी हम बताएंगे आप लोग को, और एकदम आप लोग को याद हो जाएंगे। और देखिए बहुत इजी तरीके से याद होंगे, और आप उसमें ये जान जाएंगे जैसे जो जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है, हिंज जॉइंट कहाँ होता है। जॉइंट कई बार पूछा गया है, कई बार पेक्टोरल गर्डिल, पेल्विक गर्डिल में जो जॉइंट होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसके बारे में कई बार पूछा गया है। कई बार रिब्स के बारे में पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिब्स। तो 12 पेयर रिब्स होते हैं। ठीक है, 12 पेयर रिब्स होते हैं, जिसमें से 1 to 7 पेयर, 1 to 7 पेयर से 1 से 7 पेयर तक को ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स के नाम से जाना जाता है। अब इसे ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम अभी आज आप लोग को एक समरी दे दे रहे हैं हम बायोलॉजी के। अगले लेक्चर से हम एक एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे, केवल डाइजेशन, केवल ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी देखिए जैसे 1 से 7 पेयर तक ट्रू रिब्स है, तो 8, 9, 10 ये जो 3 पेयर हैं उनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। फॉल्स रिब्स कहते हैं। उसके बाद 11th और 12th ये जो 2 पेयर हैं इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं स्टूडेंट। ये बहुत छोटे होते हैं और ये केवल पीछे से ऐड होते हैं, और बस ये बहुत छोटे छोटे बस फ्लोटिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। तो एक कई बार पूछा है कि किस पेयर को फॉल्स रिब्स,
किस पेयर को ट्रू रिप्स और कितने पेयर को फ्लोटिंग रिप्स के नाम से जानते हैं। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है नीट के एग्ज़ाम के लिए, जो हम आप लोग को आज बताने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट, और एक समरी के रूप में आज हमें बता रहे हैं और आप लोग को ये मतलब कि हम एक सूचना दे रहे हैं कि नीट क्रैश कोर्स 2022 इन डिसीजन क्लासेस में स्टार्ट हो चुका है। इसलिए स्टूडेंट आप लोग जल्दी से जल्दी सारे लेक्चर को देखने की कोशिश करें और मैक्सिमम 2 आवर्स या 3 आवर्स में हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और लगातार जो है रिवीजन करा। और एनसीईआरटी में जितने पॉइंट है उसको तो हम बताएंगे स्टूडेंट, जो एनटीए के डाटा में है और हमको लगता है कि वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और उसके बताने से ही आगे आपका प्रॉब्लम और क्लियर हो सकता है, उसको भी हम ज़रूर बताएंगे स्टूडेंट। इसलिए बिल्कुल लगे रहिए आप। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, और आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन क्लासेस के आप जो है बायोलॉजी के लेक्चर नीट 2022 क्रैश कोर्स को ज़रूर देखें और सफलता लाएं स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।